नमस्कार, मैं हूं पूजा भारद्वाज और आप सभी का अपने परिवार बिग लर्निंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि अब आप पहले से काफ़ी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और पढ़ाई में जुट गए होंगे। और मैं पूजा भारद्वाज आपको आपके लिए उपस्थित हूं। अब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जाना था, थोड़ा सा बेसिक जाना था। अब हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, पिछली क्लास में हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। अब हम थोड़ा सा भारत को और ज़्यादा जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारत जो है, आखिर भारत कहाँ स्थित है। अगर आप विश्व का मानचित्र देखेंगे तो ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत है कहाँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा जानेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो आज जो बेसिकली हमारा जो टॉपिक की शुरुआत होने वाली है वो थोड़ा सा अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं को जानने के बाद होगी। तो देखिए, ये ग्लोब है, ठीक है। ये ग्लोब है। तो जो ग्लोब है ये एक तरह से पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल है, ठीक है। तो इसकी खास बात ये है कि आप जो महासागर हैं और जो महाद्वीप है उसको अच्छे से आप इसमें उसकी आकृति देख सकते हैं, उसका आकार देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आसानी से आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि यहाँ पे हमें रेल देखनी है, हमें सड़क देखनी है, हमें नदी देखनी है, हमें ये करना, वो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ग्लोब का जो बेसिकली जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है कि आप महाद्वीपों को और महासागरों को अच्छे से देख लें, ठीक है। अब ये जो ग्लोब है, ये जो ग्लोब है, तो ये बेसिकली इसमें चीजें क्या हैं। इसमें दो चीजें हैं। एक तो है अक्षांश रेखाएं, ये जो लेटी हुई है, ये लैटिट्यूड है। और एक है ये वाली रेखाएं जो थोड़ी सी खड़ी हुई हैं, ये लॉन्गिट्यूड है। तो ये वाली जो रेखाएं हैं, जो लेटी हुई जो रेखाएं हैं, वो है अक्षांश रेखाएं। और जो ये वाली जो खड़ी हुई हैं, जो ये है देशांतर। मतलब ये वाली जो रेखाएं हैं जो आप ये देख रहे हो, ये है देशांतर रेखाएं। और ये जो लेटी हुई है, ठीक है, ये है अक्षांश रेखाएं। आपके सिलेबस में एक टाइम जोन एक टॉपिक है, तो उसमें हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन बस थोड़ा सा भारत की स्थिति को जानने के लिए मैं बस थोड़ा सा एक हल्का फुल्की सी आपको जानकारी दूंगी ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये 0 डिग्री, ये है इक्वेटर। इसको कहते हैं विषुवत रेखा। ये विषुवत वृत्त है। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि ये जो है दो भागों में बांट देता है। तो देखिए, ये जितनी भी ये जो रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं और देशांतर रेखाएं, दरअसल ये वास्तविक रेखाएं नहीं है, ये जस्ट काल्पनिक रेखाएं हैं। और इनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हमें चीज़ों को समझने में आसानी रहे। जैसे गणित की भाषा में बिंदु है, उसकी भी कल्पना है, रेखा है, उसकी भी कल्पना की हुई है। तो ठीक इसी तरीके से अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं की भी कल्पना की गई है। तो देखिए, अब इसको और समझने का प्रयास करते हैं हम। जैसे कि मैंने बताया, ये है विषुवत। अब ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये लगभग इसके समानांतर होती हैं। ये जितने भी वृत्त हैं ये समानांतर होती हैं। ये भी जो है, ये वाली, ये भी समानांतर होती हैं। इनकी खास बात क्या होती है? इनकी खास बात ये होती है कि इन पर समय और स्थान सब कुछ सही मिलता है, ठीक है। ये इसकी खास बात है। तो अब हम ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का पढ़ेंगे। जो डीपली हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अपने टॉपिक में टाइम जोन में। तो यहाँ देख लेते हैं। तो ये है, देखिए, 0 डिग्री। इसको कैसे डिवाइड किया गया है? 0 डिग्री। ये आ गया आपका 30 डिग्री, ये है आपका 60 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये 0 से लेके 90 डिग्री तक होता है उत्तर की ओर, और 0 से लेके 90 डिग्री तक होता है दक्षिण की ओर, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है ये आधा हिस्सा है,
ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये आधा हिस्सा है, तो इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये वाला हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध। और ये वाला जो हिस्सा है, ये है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब हमने थोड़ा सा ये हमने आउटलुक समझ लिया कि आखिर किस किस तरीके से डिवाइड होता है। 0 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, इधर भी ये 30, 60 और 90। बस बेसिकली अंतर क्या है, ये वाला हिस्सा आपका उत्तर का हो गया, ये वाला हिस्सा आपका दक्षिण का हो गया। तो अब इसको आगे थोड़ा सा और समझते हैं। ये देखिए, ये मैंने बना दिया। ठीक है, ये वैसे तो पृथ्वी जो है अ, अंडाकार है, लेकिन चूंकि चीज़ों को समझने के लिए हमें शेप इसी तरीके से लेनी पड़ती है, गोलाकार। तो हमने इसको डिवाइड किया। ये वाला जो हिस्सा है, ये है 0 डिग्री, इक्वेटर, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, अगर आप विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री पे जाएंगे तो आपको मिलेगी कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा। फिर जब आप 66.5 डिग्री पे जाएंगे तो आपको मिलेगा उत्तरी अक्षांश व्रत, आकर्टिक व्रत भी कहते हैं इसको। ठीक है, और जब आप यहाँ जाएंगे तो ये मिलेगा आपको उत्तरी ध्रुव। ठीक वैसे ही जब आप विषुवत रेखा के दक्षिण में आएंगे तो 23.5 डिग्री पर, देखिए ये डिग्री का निशान है, आपको मिलेगी मकर रेखा। ठीक है, ठीक वैसे ही 66.5 पर, 66.5 डिग्री पर मिलेगा आपको दक्षिणी अक्षांश व्रत, इसे अंटार्कटिका व्रत भी कहते हैं। और ये जो आपको जो नीचे मिलेगा ये 90 डिग्री पे, ये मिलेगा आपको दक्षिणी ध्रुव। अब हमें ये देखना है कि आखिर भारत की स्थिति कहाँ है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा देशांतर का भी देख लेते हैं। तो देशांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो दो ध्रुवों को मिलाती हैं। ये वाली एक दूसरे के समानांतर ही होती है, ये प्रथम मध्याह्न रेखा है। ठीक है, तो ये वाली जो रेखाएं हैं ये पूर्वी देशांतर, ये पूर्व की ओर है ना, पूर्वी, ये पूर्वी देशांतर, ये जो है पश्चिमी की ओर हो गई। तो बस थोड़ा सा अक्षांश रेखाओं के बारे में और देशांतर रेखाओं के बारे में हमें अभी हल्का फुल्का जानना है, और भारत को जानना है कि आखिर भारत है कहाँ। तो देखिए, भारत लगभग यहाँ पड़ता है। ठीक है ना, भारत लगभग यहाँ पड़ता है। तो अब हम आगे जानेंगे भारत के बारे में। ये देखिए, ये भारत जो है, भारत यहाँ पड़ता है। ये जो आप देख रहे हो, मैंने जैसे बताया कि जो पृथ्वी की जो आकृति है वो गोलाकार नहीं है। गोलाकार तो हमें सिर्फ उसको समझाने के लिए लेना पड़ता है। इस तरीके से है पृथ्वी की आकृति। ठीक है, तो ये देखो, ये वाला ये हो गया आपका देशांतर रेखाएं, ये आपकी हो गई अक्षांश रेखाएं, ये वाली, ये आपका हो गया विषुवत रेखा 0 डिग्री। मैं आपको साथ के साथ मैप में भी समझा दे रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। और जो भारत है, भारत हो गया ये भारत है। तो पूरे विश्व में अगर आपको देखना हो कि भारत, भारत को ढूंढे, भारत कहाँ है, भारत कहाँ है, तो भारत जो है वो यहाँ मिलेगा। तो आपको आसानी होगी भारत को ढूंढने में। तो चलिए अब थोड़ा सा भारत के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में मेन जो चीजें हैं वो है कि भाई क्वेश्चन आ जाएगा आपके में कि भाई कर्क रेखा जो है भारत के किन राज्यों से होके जा रही है। तो कर्क रेखा के बारे में
प्रश्न आ जाते हैं भारत के बारे में कि भाई भारत जो है कौन से गोलार्ध में अवस्थित है, तो इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मुझे ये थोड़ा सा आपको समझाना पड़ा। तो अब भारत के भूगोल में आते हैं। तो भारत के बारे में देखिए, भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। ये देखिए, भारत की जो आकृति है वो ऐसे चतुष्कोणीय है, भारत की आकृति। अगर आप पश्चिम से लेके और पूर्व तक इस बिंदु को मिलाते हैं तो इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर, मतलब 2933 किलोमीटर। और अगर आप जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ पे कन्याकुमारी तक, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको नापते हैं तो ये होगी 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो ये चतुष्कोणीय आकृति है भारत की। अब भारत के बारे में और आगे जानेंगे तो देखेंगे कि भारत जो है, भारत के इधर ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, भारत जो है, भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर। तो भारत जो है, भारत की चूंकि आकृति चतुष्कोणीय है तो भारत हिंद महासागर को दो शाखाओं में विभाजित कर देता है। एक तो हो जाता है उसका बंगाल की खाड़ी, जैसे ये वाली, ये है बंगाल की खाड़ी। और ये वाला जो हिस्सा हो जाता है ये हो जाता है अरब सागर। और जब आप इसके दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिण में आपको मिल जाएगा हिंद महासागर। मेरी राइटिंग थोड़ा अच्छी सी नहीं है, पर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या लिख रही हूँ। ये है हिंद महासागर। तो चीजें क्या है, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। अगर भारत को आप पश्चिम से पूर्व की ओर देखेंगे तो उसकी लंबाई आपको मिलेगी 2933 किलोमीटर। और अगर आप उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो आपको जो लंबाई मिल जाएगी वो मिलेगी 3214 किलोमीटर। तो ये जो चतुष्कोणीय आकृति है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो भारत की जो अवस्थिति है, भारत की अवस्थिति थोड़ा सा हिंद महासागर से जुड़ जाती है। भारत एकमात्र एक ऐसा देश है जिसका नाम जो है किसी महासागर से जुड़ा है, हिंद महासागर से। तो ये क्या होता है कि अपनी चतुष्कोणीय आकृति की वजह से इसको दो शाखाओं में बांट देता है। एक हो गया आपका अरब सागर और दूसरी तरफ हो गया आपका बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। फिर प्रश्न है कि भारत जो है किस गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, तो भारत जो है, जैसे कि मैंने बताया, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ये उत्तरी गोलार्ध में ये अवस्थित है। और अगर आप पूछें कि ये तो एक गोलार्ध वाली बात हो गई, अब जैसे कि मैंने आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ाया, देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ाया, वो इसलिए पढ़ाया क्योंकि प्रश्न आ जाता है कि भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, तो वो जानना बहुत जरूरी है। तो भारत का जो अक्षांशीय जो विस्तार है, यहाँ पे लिख देती हूँ। अक्षांशीय विस्तार है, ये है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये देखिए, ये है डिग्री का निशान, ये है मिनट का निशान, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर अगर पूछा जाए भाई देशांतरीय विस्तार कितना है, तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 6 मिनट से लेके
97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, 68, ये सॉरी ये 7 है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे, ये जो भारत है, ये जो देशांतर रेखाओं के बीच में और ये जो अक्षांशीय रेखाओं के बीच में है, और जो इस तरीके से अगर इसका विस्तार पूछा गया तो आप जो है बड़े आसानी से इस प्रश्न को कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में अगर ये पूछा जाए कि भाई ये जो है अक्षांश की दृष्टि से तो ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा। ठीक है, और देशांतरी दृष्टि से ये पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगा। ये मैं यहाँ दिखा देती हूँ। इसमें जो है आपको साथ के साथ मैप भी देखना पड़ेगा, नहीं तो आप जो है उलझ जाएंगे। अगर आप इसको अक्षांशीय दृष्टि से देखेंगे, ठीक है, अगर ये जो लेटी हुई हैं, ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं, ये है अक्षांशीय रेखा। तो ये अक्षांश रेखा है, तो अगर आप इसके हिसाब से देखेंगे तो ये देखिए, ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से ऊपर क्या है? उत्तरी गोलार्ध, जैसे मैंने बताया। विषुवत रेखा से नीचे क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो पड़ गया, भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ गया है ना, उत्तरी गोलार्ध में पड़ गया। अब देखिए, अगर आप देशांतरीय दृष्टि से देखेंगे, तो देशांतरीय दृष्टि से देखेंगे तो ये देशांतरीय रेखाएं हैं, तो ये भारत किधर पड़ गया है? ये पूर्वी देशांतर में पड़ गया ना, पूर्व इधर पड़ गया ये, तो ये पूर्वी गोलार्ध हो गया। पूर्वी हिस्सा है ना ये, तो ये पूर्वी गोलार्ध हो गया। तो अगर प्रश्न आ जाता है भारत के लिए, अगर प्रश्न आ जाता है कि भाई अक्षांशीय दृष्टि से तो आप जो है उत्तरी गोलार्ध में हो, और देशांतरीय दृष्टि से आप जो है पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत को लेके आपके जो है प्रश्न गलत नहीं होंगे। देखिए, इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, लेकिन आपको धीरे धीरे जो है ऐड करना है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे तो आपकी नॉलेज जो है और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अब ये प्रश्न आ जाता है कि भाई जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होके जाती है? तो कर्क रेखा जो है आपकी भारत के 8 राज्यों से होके जाती है। अब पूछ लेगा भाई वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये देखिए, 8 राज्य है आपका राजस्थान। भारत को पढ़ते वक्त हमेशा ही याद रखना कि आप जो है मैप को साथ में रखें। जितना आप मैप से पढ़ेंगे उतनी ही चीज़ें आपको विजुअलाइज होने में आसानी रहेगी, और आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि साथ में आप एक मानचित्र खरीद लें। स्टूडेंट्स एटलस आता है, ऑक्सफोर्ड का भी आता है, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, अगर कहा जाए कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये है 8 राज्य। 8 राज्य कौन से हो गया? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर आपका जो है छत्तीसगढ़, फिर आपका जो है झारखंड, फिर जो है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, फिर आ गया आपका त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। तो ये आपको प्रश्न दे देगा, क्वेश्चन जो आएंगे आपको ये प्रश्न दे देगा, या आपको इनमें से कोई 2 या 3 या 4 दे दिया, ठीक है, और पूछ लिया कि भाई कर्क रेखा कितने राज्यों से होके गुजरती है। तो जब आप इसको सारे को याद कर लेंगे
तो आपको जो है प्रश्न को सोल्व करने में आसानी होगी। अच्छा, कुछ बच्चों को ये याद नहीं होता, तो उनको ट्रिक चाहिए, ठीक है ना। तो आप ट्रिक से तो आप सब कुछ याद नहीं कर सकते, लेकिन जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं इनको आपको रटाने का प्रयास करूंगी। अभी तो हम थोड़ा सा बस समझ लेते हैं। वैसे भी ये जो पहली जो 2-3 क्लास हैं, ये सिर्फ बेसिक समझने के लिए है, ठीक है ना। तो इतना तनाव नहीं लेना, मजे मजे में ही करना है, बस हंसते खेलते। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर में दर्द हो जाए, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। एक बार फिर से रिपीट करूं, कितने में हो जाएगा? तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, शुरू से मैं रिपीट कर देती हूँ, 5 मिनट लगेगी मुझे। तो जो भारत की जो आकृति है वो है चतुष्कोणीय। अगर आप पश्चिम से जाएंगे पूरब, तो आपको मिलेगी इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर, और अगर आप जाएंगे उत्तर से दक्षिण, तो आपको मिलेगी 3214 किलोमीटर। अब ये क्या है कि ये जो है इसके दक्षिण में है हिंद महासागर। तो अपनी चतुष्कोणीय आकृति की वजह से ये हिंद महासागर को 2 भागों में बांट देता है। पश्चिम की तरफ जो होगा अरब सागर आ जाता है, अरब सागर, और इधर जो आ जाता है वो आ जाता है बंगाल की खाड़ी। अब अगर हम इसको देखेंगे, इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखेंगे, तो अक्षांशीय जो विस्तार है इसका इसका है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। और अगर हम देशांतरीय आएंगे, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। दूसरा, एक चीज और पूछ लेगा कि भाई अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। ये गोलार्ध की बात है, ये स्थिति की बात नहीं, गोलार्ध की बात है। तो जैसे मैंने बताया था कि विषुवत रेखा जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, एक उत्तरी गोलार्ध हो गया, एक दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो अक्षांशीय दृष्टि से तो ये पड़ जाता है उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय दृष्टि से पड़ जाता है ये पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा इसकी जानकारी होगी। अब और ज्यादा इसमें जानकारी बढ़ाते हैं हम। तो अब हम देखिए भारत का नामकरण देख लेते हैं, ठीक है। ये है भारत का नामकरण, देख लेते हैं इसमें। तो ये देखिए, मैप से ही समझा देती हूँ, ज़्यादा आसानी होगी। असल में था क्या कि जो ये भारत है, भारत का ये मैप है। मैं मैप के थ्रू ही समझाऊंगी ये कहानी भारत के नामकरण की, उसमें जो है आसानी रहेगी। था क्या, ये वाला जो हिस्सा है ये है सिंधु वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये पाकिस्तान वगैरह, ये सिंधु वाला हिस्सा। तो यहाँ क्या था, यहाँ पे जो आर्य थे वो आकर यहाँ पे बस गए थे, ठीक है। तो जो आर्य बस गए थे, तो उन्हीं आर्यों के नाम से इसको आर्यावर्त कहते हैं। जो इसका पुराना नाम है ना, आर्यावर्त नाम था इसका पुराना। और इन्हीं आर्यों का एक शासक था भरत। भरत का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो उसी के नाम से भरत, इसका जो शासक था, सॉरी दोबारा से लिख देती हूँ, मिट गया, ये था आर्यावर्त। ऊपर यहाँ भारत का नामकरण भी डाल दूं, है ना, ताकि आप लोगों को आसानी रहेगी और टॉपिक में जो है आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये आर्यव्रत थे। आर्यव्रत कहाँ थे? जो सिंधु वाला क्षेत्र है, सिंधु नदी वाला जो क्षेत्र है, ये वहां बसे हुए थे। तो इन्होंने आर्यव्रत रख दिया। फिर इनका एक शासक था, इनका शासक था भरत। तो वो जो भरत था, तो भरत के नाम से इसका नाम पड़ा भारतवर्ष। भारतवर्ष नाम पड़ा, ठीक है। फिर क्या था, फिर इधर से क्या था, ईरानी आए, यूरानी आए, ठीक है। तो जो ईरानी आए, कोई विदेशी भी तो आए ना इसमें। तो जो ईरानी आए, तो ईरानियों ने क्या किया, जो ये जो सिंधु नदी वाला क्षेत्र था, ये इसको हिंदू हिंदू नदी कहते थे। तो हिंदू, इसी के नाम पे इन्होंने इसका नाम रख दिया हिंदुस्तान। और ठीक इसी तरीके से यूनानी आए। तो यूनानियों ने जो है, यूनानी भी जो है, ये जो सिंधु नदी है, यूनानी इसको इंडस इंडस कहते थे।
इंडस। तो इन्होंने इसका नाम रख दिया इंडिया। तो जैसा प्रश्न आ जाता है कि भाई हिंदुस्तान जो है किसने दिया, इंडिया किसने कहा। तो आपको ये प्रश्न करने में आसानी रहेगी। अगर हिंदुस्तान आता है तो आप ईरान का लगा देंगे, और अगर ईरानियों का लगा देंगे। अगर इंडस आता है, इंडिया आता है, तो आप जो है यूनानियों का कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया देखो इसका नामकरण। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैंने बताया था, इसके नीचे जो वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे ये हिंद महासागर है। क्या इधर हिंद महासागर, और इसने इसको कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो इधर जो है आपका अरब सागर हो गया, इधर आपका हो गया बंगाल की खाड़ी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसके बिंदु देख लेते हैं। इसका जो है उत्तर में जो है, इसका जो यहाँ पे है, ये आपका हो गया उत्तर में, ये थोड़ा सा मिटा हुआ है, ये पूरा मैप नहीं है। ठीक है, हल्का सा ये मिटा हुआ है, तो कोई बात नहीं। तो अब तो देखो ये पता ही है कि जो ये वाला जो हिस्सा है, ये जो है ये लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी हो ही गया है। ठीक है, तो उत्तरम जो इसका बिंदु है वो है इंदिरा कोल। तो ये कहाँ पड़ेगा इंदिरा कोल, ये पड़ेगा इसमें आपका लद्दाख में। तो ये वाला हिस्सा, तो ये जो है जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, जो ये मैप है, इस मैप में थोड़ा सा जो है, ये एक थोड़ा सा आपको देखना है कि पहले जो जम्मू कश्मीर हुआ करता था, ये पूरा हिस्सा, तो अब हमें ये लद्दाख को, जो लद्दाख जो है ये हमें जो अगला हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, हमें वो देखना है। तो ठीक है, ये आज के लिए देखिए इतना ही। कल जो है हम इसके जो है बिंदु पढ़ेंगे, इसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, उत्तरतम बिंदु कौन सा है, पश्चिम वाला कौन सा है, पूर्व वाला कौन सा है, और बाकी थोड़ा सा और इसमें जो है इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब पसंद आया होगा, और अगर इसमें कुछ भी आपको कमी लगती है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। नमस्कार।